हिंद आर्याई का अहद वस्ती 500 कबल मसीह था 600 ईस्वी। इस अहद में भी हिंद आर्याई जुबान के इर्तिका की दो नुमायां शक्लें नजर आती हैं। एक तरफ तो अवाम की बोलियां बुद्ध और जैन मतों का सहारा लेकर तेजी के साथ अदबी प्राकृतों की शक्लें इख्तियार कर रही थी। दूसरी तरफ संस्कृत जो बाएतबार सूतियात और सूरियात अभी तक आर्याई जुबानों से रिश्ता जोड़े हुए थी और जिसकी नहू और फरंग से रूह असर भी झलकती थी, इल्मी और अदबी तबकों में दहाक जमा रही थी। बुद्ध और जैन मतों के पैगंबर भी सरजमीन हिंद से इसकी जड़ें न उखाड़ सके, बल्कि जूझुओं पराक्रतों की तादाद में इजाफा होता गया और जुबान का दहारा अपने सरचश्मे से दूर होता गया। संस्कृत की अहमियत का लोगों को और ज़्यादा अंदाज़ा होता गया। अगर एक तरफ ये अहद वस्ती की लिसानी खुसूसियात की आईनादार थी, तो दूसरी तरफ कदामत परस्ती के जज्बे को भी तस्कीन देती थी। वैदिक संस्कृत के बहुत से लफ्ज़ अब मतरूक हो गए थे, जैसा कि मज़कूर हो चुका है। पाणिनि के सख्त कैद व बंद के बावजूद संस्कृत का इर्तिका न रुक सका। चटर्जी ने अपनी किताब इंडो एरियन और हिंदी में सफ़ा नंबर 63 पर ऐसे अल्फाज की एक तवील फहरिस्त दी है। चंद दर्ज किए जाते हैं, जैसे वैदिक संस्कृत माने वैदिक संस्कृत में आशु और संस्कृत में घोटक जिसके माने घोड़ा थे। इसी तरह बहुत से अल्फाज दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर। क़ता नज़र फ़रंग के नहवी कायदों में भी खफीफ तब्दीलियाँ होती रहीं। संस्कृत के पहलू ब पहलू प्राकृतों का भी इर्तिका होता रहा। मौजूदा तहकीकात की बिना पर पहली और दूसरी प्राकृत में खते फासिल कायम करना दुश्वार है। दूसरी प्राकृत के इब्तदाई हालात के मुतल्लिक यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता पाली ही के अंदर हमें उस प्राकृत की शक्ल दिखाई देती है। पिछले बाब में बताया जा चुका है कि तलफ़्फ़ुज़ का बिगाड़ और अल्फाज का तोड़ मरोड़ सबसे पहले हिंदुस्तान की मशरकी बोलियों में नमूदार होता है। इन बोलियों में हरूफ सही मुस्मतों का मिलान हज़फ पज़ेरी की तरफ पाया जाता था और दंदानी आवाज़ें मसलन रे का लाम में बदल जाना मुखी आवाज़ों में बदल जाती थी। ये खुसूसियात आज भी बंगाल और बिहार की बोलियों में पाई जाती है। मशरकी हिंदुस्तान में 600 ईस्वी कबल मसीह के लगभग दूसरी प्राकृत का अहद शुरू हो जाता है। मगरबी यूपी, दोआबा और पंजाब में ये लिसानी तब्दीलियाँ आहिस्ता आहिस्ता बाद को रोनमा होती है। आज भी इन इलाकों की बोलियों में अनफी आवाज़ों और मुशद्दद लफ्ज़ों की कसरत मिलती है, जो अहद वस्ती की प्राकृत की नुमायां खुसूसियातें थी। इसके बरअक्स मशरकी बोलियों में हरफ इल्लत मुस्वतों का इस्तेमाल बकसरत पाया जाता है। अहद वस्ती की प्राकृतों में जज़ब पज़ेरी और दंदानी आवाज़ों को मखी आवाज़ों में तब्दील कर देने का मज़कूरा बाला रुझान ज़रूरी नहीं कि द्राविडी और आस्ट्रिक ज़ुबानों के असरात का नतीजा हो। बहुत मुमकिन है कि ये नस्ल और ज़ुबान के इर्तिका का फितरी अमल हो, चूँकि अभी तक द्राविडी और आस्ट्रिक के मुतल्लिक पूरा इल्म नहीं है, इसलिए तहकीक का ये पहलू ताहाल तारीकी में है। इस अहद की अदबी प्राकृत की 5 वाज़ह शक्लें नज़र आती हैं। नंबर 1, महाराष्ट्री। अदबी हैसियत से इस ज़माने में महाराष्ट्री प्राकृत को सबसे ज़्यादा अरूज हासिल था। अहद प्राकृत के कवायद नवीसों ने इसका जिक्र खुसूसियत से किया है, बल्कि इसे नमूना माना है। दूसरे प्राकृतों का सरसरी तौर पर जिक्र कर देने के बाद हमेशा ये लिख दिया है कि बाकी सब बातों में ये महाराष्ट्री से मिलती जुलती है। इस अहद का बेशतर शहरी अदब इसी प्राकृत में मिलता है। मौसीकी में भी इसका इस्तेमाल होता था। इसकी वजह शायद ये थी कि हरूफ इल्लत मस्वतों की कसरत की वजह से इसमें लोच ज़्यादा था। आज भी महाराष्ट्र का संगीत उत्तम माना जाता है। उसकी मकबूलियत का ये आलम था कि लफ्ज़ महाराष्ट्र से अक्सर मुल्क हिंदुस्तान मुराद ली जाने लगी। डॉक्टर चटर्जी ने डॉक्टर मनमोहन घोष की एक तसनीफ के हवाले से महाराष्ट्री प्राकृत की अलहदा हैसियत को मानने से इनकार कर दिया है। उनके ख्याल में महाराष्ट्र की निस्बत मुल्क महाराष्ट्र से नहीं, बल्कि वो शोरसीनी प्राकृत की एक शस्ता और तरक्की याफ्ता शक्ल थी। मुफस्सल बहस के लिए देखें चटर्जी की इंडो आर्यन और हिंदी, सफ़ा नंबर 84। नंबर 2, शोरसीनी। इसका मरकज़ शोरसेन देश यानी दोआबा का वस्ती हिस्सा मथुरा था। संस्कृत के बाद आला तबका में अगर किसी प्राकृत का रवाज था तो वो यही थी, जिस पर संस्कृत की गहरी छाप नजर आती है। संस्कृत के नाटकों में भी इस की छटपटी झलक मिलती है। दरअसल मथुरा, दोआबा, गंगो जमन ही वो इलाका ही जहाँ संस्कृत और शोरसेनी प्राकृत दोनों परवान चढ़ती हैं, इसलिए दोनों में निहायत करीब का रिश्ता नजर आता है।
से पहले इसने मुसल्लम अदबी ज़ुबान की हैसियत इख्तियार कर ली थी, 1 ईस्वी से पहले। नंबर 3, मागधही। मगध देश जनूबी बिहार की प्राकृत थी। चूँकि ये आर्याई तमद्दुन के मराकिज़ से काफ़ी दूर जा पड़ी थी, इसलिए एक गैर महज़ब और नाशिस्ता ज़ुबान समझी जाती थी। मागधही प्राकृत इस वक्त आर्याई ज़ुबान के फैलाव की मशरिक में आखिरी हद थी। बाज़ मुसन्निफ़ों ने इस प्राकृत को पाली से खलत मलत कर दिया है। हालांकि यह अमर तहकीक शुदा है कि पाली का ये नाम मागधही सबसे पहले सिलोन के बुधू में पड़ा, जो हिंदुस्तानी ज़ुबानों के बारीक इख्तलाफात से नावाकिफ़ थे। शोरसेनी और मागधही प्राकृतों के दरमियानी इलाके बिहार से इलाहाबाद तक में आधी मागधही प्राकृत बोली जाती थी। बाद को जिस इलाके को दिल्ली वाले पूरब के नाम से पुकारते रहे हैं, मगरबी हिंदुस्तान के रहने वाले इस वक्त प्राचिया कहा करते थे। प्राचिया के तहत मागधही और अर्ध मागधही दोनों आ जाती थी। इन दोनों में अर्ध मागधही को फ़रोग रहा। गौतम बुद्ध और महावीर जैन दोनों ने इसी की कदीम शक्ल में अपने अपने धर्म का प्रचार किया। उसका रवाज इस ज़माने के शाही ख़ानदान तक में रहा। शाही ज़बान होने की वजह से ये दूसरी प्राकृतों पर असरअंदाज भी हुई। तारीख से इस बात का वाफर सबूत मिलता है कि दो आबा के रहने वालों को इस वक्त मशरिक की इस प्राकृत के समझने में दुश्वारी नहीं होती थी। ये उस वक्त की मौयारी ज़ुबान थी। गिरनार, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लाटू तक में इसकी झलकियाँ पाई जाती हैं। लेकिन खुद अर्ध मागधही प्राकृत मार्कंडे के मुताबिक शोरसेनी और मागधही के मेल से बनी है। आजकल मशरिकी हिंदी पूर्वी की बनावट पर गौर करने से भी यही मालूम होता है कि एक तरफ ये मौजूदा बिहारी और दूसरी तरफ मगरबी हिंदी दोआबा की ज़ुबान की आमेज़श से बनी होगी। पिशाची प्राकृत, वो प्राकृत जो पंजाब और कश्मीर के इलाके में बोली जाती थी। पिशाच कच्चा गोश्त खाने वाले इतने धुंधलके में थी कि अवाम में ये भूत प्रीत की ज़ुबान के नाम से मशहूर थी। अहद प्राकृत के कदीम कवायद नवेस वर्विची तकरीबन 100 कबल मसीह ने जो 4 प्राकृतें गिनाई हैं, इसमें पिशाची को भी जगह दी है। इसकी फहरिस्त हस्ब झेल है: महाराष्ट्री, पिशाची, मगधही, शोरसेनी। हेमचंद्र ने भी, जिसका ज़माना 12वीं सदी के अवाखिर का है, पिशाची का जिक्र किया है और लिखा है कि इसमें अदब भी मिलता है। राजशेखर 10वीं सदी के आगाज़ ने अपनी काव्या मानसा में एक पुराना शौक नकल किया है, जिससे इस ज़माने की बोलियों के मुतल्लिक मालूमात फराम होती हैं। इसके ख्याल में जो शायर मध्य देश में रहता है वो लाट, गुजरात, टांग, जनूबी पंजाब, भादांग, राजपूताना का कोई हिस्सा, उन सब इलाकों की ज़बानों पर कुदरत रखता है। ग्रेयरसन ने भी राम शर्मा की तहरीरों के इस हिस्से पर काफ़ी जोर दिया है जिसमें पिशाची का जिक्र है। राम शर्मा से इत्तफाक करते हुए ग्रेयरसन पिशाची ज़ुबान की 2 शक्लें करार देता है, एक खालिस और दूसरी मखलूत। पहली की 7 और दूसरी की 4 शक्लें मानी गई हैं। किशनू के अहद पहले सिना से 4 सिना तक में शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की इस प्राकृत को फरोग हासिल हुआ। इस ज़माने में शाही सरपरस्ती के तहत गंधार की बोली अदबी और मौयारी ज़ुबान की हैसियत से इस इलाके में राइज हो गई और टक्सला का दारुल उलूम इस वक्त इल्म और अदब का मरकज़ बन गया था, जहाँ तहसील इल्म की खातिर हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों से तालिबे इल्म आते थे। मौजूदा पिशाची ज़ुबानें खालिस हिंदुस्तानी नहीं कही जा सकती। उनके तलफ़्फ़ुज़ के असूल, मसलन हिंदा में रे का तलफ़्फ़ुज़ हिंद आर्याई ज़ुबानों के असूलों से मुख्तलिफ हैं। इनमें कहीं कहीं ईरानी ज़बानों की खसूसियात भी झलक आती हैं। वो न तो खालिस हिंदुस्तानी मालूम होती हैं और न खालिस ईरानी। संधाव और दस्ता की ज़ुबान से शायद बहुत पहले उनका ताल्लुक़ हिंद आर्याई ज़ुबानों से मुनक़ता हो गया था। भंडारकर के ख्याल के मुताबिक ये पिशाची प्राकृत शायद आर्या कौम की इस शाख से ताल्लुक़ रखती है जो हम कौमों के साथ अरसा तक रही, लेकिन हिंदुस्तान में उनके बाद दाखिल हुई, या ये भी मुमकिन है कि वो दूसरी आर्याई कौमों के साथ साथ हिंदुस्तान में दाखिल हुई हो, लेकिन अलहदा एक तरफ पहाड़ी इलाके में बस गई हो। दोनों सूरतों में पिशाची प्राकृत आर्याई ज़ुबान होने के बावजूद हिंदुस्तान की आर्याई ज़ुबानों से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ हो जाती है। ये बात ख़त्म करने से पहले एक बात की तरफ इशारा कर देना ज़रूरी है।
जैसा कि ऊपर मज़कूर हो चुका है, हर प्राकृत का नाम उस देश के किसी न किसी इलाके से मंसूब किया गया है, लेकिन इसके ये मानी हरगिज़ नहीं कि वो प्राकृत इस इलाके के बोलियों की नुमाइंदगी करती है। ये दरहकीकत एक बड़ा लिसानी मुगालता था जिसे जदीद तहकीक ने रद्द कर दिया है। मसलन पाली, जिसे मगधई भाषा के नाम से भी पुकारा गया है, मगध देश जनूबी बिहार से कोई ताल्लुक नहीं रखती थी। ये बिहार की कदीम बोली की बनिस्बत मध्य देश की कदीम बोली से ज़्यादा करीब दिखाई देती है, जिसके ताने बाने शोरसिनी प्राकृत से गथे नजर आते हैं। यही हाल महाराष्ट्री प्राकृत का था, जो बकौले चटर्जी शोरसिनी प्राकृत की एक जदीद और तरक्की याफ्ता शक्ल थी। हिंद आर्याई का अहदे जदीद 600 ईस्वी था 1000 ईस्वी। लिसानियात का ये एक अटल असूल है कि बोलचाल की ज़ुबान जितनी तेज़ी से बदलती है, अदब की ज़ुबान उसका साथ नहीं दे सकती। चुनांचे जब प्राकृतों ने अदबी शक्ल इख्तियार करना शुरू की तो वो आवाम की डगर से परे जा पड़ी और आवाम की ज़ुबान का धारा आगे बढ़ता रहा। इसी बोलचाल की ज़ुबानों को इस अहद के क़वाइद नवीसियों ने अभ्रंश बिगड़ी ज़बान कहा है। तारीख़ लिसानियात की ये एक दिलचस्प हकीकत है कि लोग हमेशा ज़ुबान के संवरने को उसके बिगड़ने से ताबीर करते चले आए हैं। भामा और डंडी 7वीं सदी ईस्वी के तज़किरों और जलवी के राजा धैरसेन के कुतुबों से पता चलता है कि 6वीं सदी में अभ्रंश तहरीर में इस्तेमाल होने लगी थी। कालिदास की जिक्र मोर्शी में उसके अशार मिलते हैं, बल्कि बाजू के नज़दीक तो 2री या 3री ईस्वी से ही उसकी झलकियाँ प्राकृत के अदब में मिलती हैं। मसला इस ज़माने की शुमाल मगरिबी प्राकृत का आम रुझान ये है कि दाल अलफ दाल में तब्दील हो जाता है, लेकिन अभ्रंश को इतना कदीम नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्राकृतों के नमूनों में अभ्रंश की आम खसूसियात मसलन संस्कृत और मीम के बजाय अलिफ या मीम, उ या मीम के बजाय वहाँ वगैरह नहीं मिलती। गर्ज के इसके बीच मुमकिन है 2री सदी ईस्वी की प्राकृत तक मिल जाए, लेकिन ये परवान 6ठी सदी ईस्वी में जाकर चढ़ती है। डॉक्टर सुधेश्वर वर्मा भी इससे मुत्तफिक हैं। अभ्रंश लफ्ज़ी माने इफ्तदाद प्राकृत का माबाद का इर्तका है। इन बोलियों का आगाज़ 6ठी सदी ईस्वी से हुआ। हिंदुस्तान की जदीद आर्याई ज़ुबानों के तुलू की तारीख 1000 ईस्वी मुकर्रर की गई है, लेकिन अभ्रंश में तस्नीफ़ात का सिलसिला 6ठी सदी से लेकर 14वीं बल्कि 15वीं सदी ईस्वी तक मिलता है। प्राकृत पिंगल 15वीं सदी ईस्वी की तसनीफ़ इस बात का खुला हुआ सबूत है कि अभ्रंश बल्कि प्राकृत की कदीम रवायात के जकड़ बंद से अरसा तक हमारे शहर अदब को छुटकारा नहीं मिला था। इस ज़माने में अलमियत का सारा दारोमदार इस बात पर था कि उन रवायात को किस हद तक निभाया जाता है। हकीकत यह है कि अगर मुसलमानों की फतूहात ने इस वक्त हर चीज़ को तवाबाला न कर दिया होता तो शुमाली हिंद में नई आर्याई ज़ुबानों का ज़हूर अरसा तक के लिए मुलतवी हो जाता। शुरू में लफ्ज़ अभ्रंश किसी ख़ास ज़ुबान के लिए इस्तेमाल न होता था। पढ़े लिखे लोग अनपढ़ों की ज़ुबान को अभ्रंश या अपभाषा कहा करते थे। पतंजलि ने अपनी महाभाष्य में इस लफ्ज़ का जिक्र इन मानों में किया है। उसके ख्याल में इस ज़ुबान में बिगड़े हुए अल्फाज की तादाद खालिद से कहीं ज़्यादा होती थी। संस्कृत के एक एक लफ्ज़ के कई अभ्रंश मिलते हैं। यहाँ अभ्रंश से मुराद पतंजलि वो अल्फाज लेता है जो संस्कृत के किसी एक लफ्ज़ के मानों में मुख्तलिफ मकामात पर बोले जाते थे। आर्या लोग अपनी ज़ुबान के मामला में बड़े कट्टरवार वाक़ा हुए थे। संस्कृत में मिल्च अभ्रंश लफ्ज़ के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। मिल्च घिन और नफरत का मफहूम बात को पैदा हो। एक खास जुबान के मानों में सबसे पहले हेमचंद्र ने लफ्ज़ अभ्रंश इस्तेमाल किया है। अभ्रंश को मुल्क की जिंदा जुबान पाकर बिल आखिर तालीम याफ्ता तबका भी इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। पूरब की ज़ुबानों तक ने इसके असर को कबूल किया, लेकिन गुजरात, राजपूताना और दोआबा में बोली जाने वाली बोलियों पर इसकी छाप गहरी पड़ी। चुनाचे
800 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक दोआबा की शोरसेनी अपभ्रंश एक तरह से सारे शुमाली हिंदुस्तान की अदबी ज़ुबान बन गई थी। उसका सबसे बड़ा सबब राजपूतों का सियासी इक़्तिदार था, जिनकी राजधानी उस वक़्त गंगा की तराई में शहर कनूज था। इसके अलावा गुजरात के जैनों ने भी इसको तरक्की दी। प्राकृत के बड़े आलिम मार्कंडेय ने अपभ्रंश की 3 किस्में बताई हैं। नंबर 1, नागर अपभ्रंश, जो गुजराती और राजस्थानी की क़दीम बोलियों की अदबी शक्ल थी, लेकिन जिस पर शोरसेनी का इस कदर असर पड़ा था कि वो इसकी बेटी मालूम होती थी। इस अपभ्रंश को फ़ौक़ियत इसलिए हासिल थी कि ये इल्मी तबका में मकबूल थी। नागरी इसी की रियायत से पड़ा है। खुद इसका नागर नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर पड़ा। ब्राचड़ अपभ्रंश। नंबर 2, ये सिंध में राइज थी, मौजूदा सिंधी उसी से निकली है। नंबर 3, उपनागर, ये नागर और ब्राचड़ के मेल से बनी थी और उसका रवाज मगरबी राजपूताना और जनूबी पंजाब में था। नंबर 4, पूरब में अशोक के बाद वहाँ की ज़ुबान ने बिल्कुल तरक्की नहीं की, कम अज़ कम मगधी पर तो तारीख़ी साया आ ही जाता था। ये एक नीच ज़ुबान समझी जाने लगी थी। संस्कृत के नाटकों में नीच जात के किरदारों से यही बुलवाई जाती थी। अर्ध मगधी और मगधी दोनों के इलाकों में शोरसेनी ही अदबी ज़ुबान की हैसियत से राइज थी। इस ज़माने में पूरब के शायर उसी में शायरी करते थे और ये सिलसिला अरसे तक कायम रहा। 10वीं से 13वीं सदी तक की पुरानी बंगला शायरी में भी शोरसेनी का असर साफ झलकता है। मिथिला बिहार के मशहूर शायर विद्यापति 13वीं सदी ईस्वी ने मैथिली के साथ साथ ओहट में भी शायरी की है। इसी तरह शोरसेनी अपभ्रंश इस वक्त शुमाली हिंद की लिंगुआ अफ्रीका की हैसियत रखती थी, जो गुजरात व मगरबी पंजाब से लेकर बंगाल तक राइज थी। इसके अदब की निशानदही 800 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक की जा सकती है। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, गुजरात और राजपूताने के जैनों ने इसमें अदब का बड़ा ज़ख़ीरा छोड़ा है। बंगाल में बुद्धमत के मुबल्लिगों सिद्धू ने मजहबी अमूर के लिए इसी को अपनाया। पंजाब में गोरख पंथियों ने अपने पुरअसरार मजहब की तबलीग के लिए इसी को आलायकार बनाया। मजहब और अदबियात से कता नज़र दोआबा और इसके आसपास के इलाके में ये घरेलू ज़ुबान की हैसियत से राई थी, जिसमें आवाम की मजहबी और इश्किया वारदात के ज़बरदस्त नक्श मिलते हैं। डॉक्टर कैथ का ये ख्याल सही नहीं कि अपभ्रंश आभीर, मौजूदा अहीर और गोजर कबाइल की ज़ुबान थी, जैसा कि पुरानी बंगाला की शायरी और विद्यापति की तसनीफ़ात से साफ जाहिर है। रफ्ता रफ्ता यह अपभ्रंश भी अदबी ज़ुबान बनकर रह गई। अपने आखिरी दौर यानी 1000 ईस्वी में ये बहुत कुछ मौजूदा ज़ुबानों की कदीम शक्लों से मिलती जुलती है। मौजूदा हिंदुस्तानी ज़ुबान और शोरसेनी अपभ्रंश की दरमियानी मंजिल को बाज़ औक़ात ओहट भी कहा गया है। विद्यापति की शायरी इसी में है। इसमें आम तौर से मनोजा बोलियों की आमेज़श पाई जाती थी। इसी ओहट में जब प्राकृति रवायात को मलहूज़ रखा जाता है तो उसे पंगल कहते हैं। राजपूताना के भाट शायर अपनी डिंगल कदीम राजस्थानी के साथ साथ इसमें भी शायरी करते थे। ये सही बताना ज़रा मुश्किल है कि अपभ्रंश किस सन में ख़त्म होती है और मौजूदा आर्याई ज़ुबानों का कब आगाज़ होता है। लिसानी तब्दीलियाँ नहायत चुपके और छुप के रोनमा होती हैं। अंदाज़न कहा जा सकता है कि जदीद आर्या ज़ुबानों का तुलू 1000 ईस्वी से होता है। ये बहुत बड़े सियासी उलट फेर का ज़माना था। मुसलमान आनन फानन शुमाली हिंद को ज़ेर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके जुलू में एक नया तमद्दुन और एक नई ज़ुबान आ रही थी। उन्होंने संस्कृत के फसलों को तोड़कर बहुत जल्द हिंदुस्तान की नई ज़ुबानों को अपने बल पर खड़ा होना सिखाया। हिंदुओं की अज़मना वस्ती की मजहबी तहरीकों से उनको तक़वियत पहुँची। चुनांचे बहुत जल्द इन ज़ुबानों में मजहबी गीतों और किताबों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जमा हो गया। इस अहद में संस्कृत का दखल फसल भी कम हो गया था, लेकिन मजहबी हलकों में अब भी इसका रवाज था। अलबरूनी 1000
25 ईस्वी ने अपने हिंदुस्तान के दौरानी क़याम में उस बात का अंदाज़ा कर लिया था कि आवाम की ज़ुबान और इसका शअर व अदब संस्कृत की सख्त बंदिशों से आज़ाद होकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसे आवाम की उन बोलियों से तो न तो दिलचस्पी थी और न वाकिफियत। कदीम उलूम की तहसील की वजह से उसका ताल्लुक ज़्यादातर संस्कृत जानने वाले पंडितों से रहा। इसी वजह से उसने संस्कृत की अहमियत पर गैर मामूली जोर दिया है। गरज के हिंदुस्तान की जदीद ज़ुबानों की पैदाइश पराकरतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से होती है। उनका सिलसिला हसब झेल अपभ्रंशों से मिलाया जा सकता है। शोरसिनी अपभ्रंश नंबर 1, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी मौजूदा उर्दू हिंदी। नंबर 2, राजस्थानी। नंबर 3, पंजाबी मशरकी। नंबर 4, गुजराती और पहाड़ी बोलियां। गुजराती और राजस्थानी का ताल्लुक शोरसिनी की उस शक्ल से है जिसे नागर अपभ्रंश भी कहा जाता है। मगधही अपभ्रंश, इसका इलाका बहुत वसी था, इसलिए मुख्तलिफ मकामात पर इसके मुख्तलिफ नाम पड़ गए। बंगाल में प्राचिया, गोड़ और ढकई कहलाई, जिससे मौजूदा बंगाली और आसामी निकली। उड़ीसा में इसका नाम अतकली पड़ा, जिससे मौजूदा ज़ुबान उड़िया ने जन्म लिया। बिहार की तमाम बोलियां इसके तहत आ जाती हैं। बिहार की बोली का नाम मगही है, जो मागधही लफ्ज़ की बिगड़ी हुई शक्ल है। अर्ध मागधही अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी, अवधी वगैरह। महाराष्ट्री अपभ्रंश, इसका खास मरकज मौजूदा बरार था। संस्कृत में इसी शोबे को महाराष्ट्र के नाम से पुकारा गया है। शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की पराक्रति और अपभ्रंश अभी तक तारीखी धुंधलिके में है। उनका नक्शा हस्बझेल हो सकता है। अलफ ब्राचड़ अपभ्रंश सिंधी, केकई अपभ्रंश लिहिंदा देश का कदीम नाम केकई था। ये ब्राचड़ से मिलती जुलती अपभ्रंश होगी, इसीलिए सिंधी और लिहिंदा मगरबी पंजाब में ममासलत पाई जाती हैं। मशरकी पंजाबी का ताल्लुक भी इसी केकई अपभ्रंश से था, लेकिन बाद को इस पर शोरसिनी का इतना गहरा असर पड़ा कि गुजराती और राजस्थानी की तरह ग्रेयर्सन ने इसका सिलसिला भी शोरसिनी अपभ्रंश से मिला दिया। जदीद पंजाबी ज़ुबान की साखत और पर्दाख्त में शोरसिनी अपभ्रंश और लिहिंदा की कदीम ज़ुबान का क्या हिस्सा है, इसका जिक्र तफसील से आगे आएगा। अपभ्रंश का बाब ख़त्म करने से पहले इस तरफ इशारा कर देना ज़रूरी है कि जदीद ज़ुबानों के रिश्ते नाते कदीम पराक्रतों और अपभ्रंशों से इतनी आसानी से नहीं मिलाए जा सकते जितना कि बाज़ महक़क़ीन ने समझ रखा है। मसलन बिहारी, बंगाली, उड़िया और आसामी ज़ुबानों का सिलसिला मागधई अपभ्रंश से मिलाया जाता है। इसका मतलब अगर सिर्फ इस कदर है कि इन तमाम ज़बानों में मागधई अपभ्रंश के बाज़ उसूल मुश्तरक हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इससे मुराद ये ली जाए कि 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक बिहार, बंगाल, आसाम और उड़ीसा में सिर्फ एक ही ज़ुबान बोली जाती थी जिसकी अदबी शक्ल मागधई अपभ्रंश है, तो ये न सिर्फ गलत बल्कि लिसानी एतबार से नामुमकिन होगा। इतने बड़े इलाके में अगर एक ज़ुबान बोलने वाले फैल जाएं तब भी इलाकाई इख्तलाफात का पैदा होना लाजमी अमर है। यही इस्तदलाल शोरसिनी और इससे मुतल्लिक ज़ुबानों के सिलसिले में पेश किया जा सकता है। शोरसिनी प्राकृत या अपभ्रंश से मौजूदा पंजाबी, राजस्थानी और मगरबी हिंदी की बोलियां निकली हूँ, ये समझ में नहीं आता। शोरसिनी अपभ्रंश शोरसिन देश मथुरा की कदीम बोली की बुनियाद पर बनी हुई अदबी ज़ुबान रही होगी। इसी के साथ साथ आसपास के इलाकों में इस वक्त जदीद ज़ुबानों की कदीम शक्लें राइज होंगी जिनके नमूने आज नहीं मिलते। आज भी कुछ ऐसी ही हालत नज़र आती है। पंजाब से लेकर बंगाल तक अदबी हैसियत से सिर्फ एक ज़ुबान इस्तेमाल में लाई जाती है। इस ज़ुबान की बुनियाद इस बोली पर है जो दिल्ली और मेरठ के अतराफ में बोली जाती है, यानी खड़ी बोली। इसके साथ साथ ब्रिजभाषा, अवधी, बंदेली, बघेली, पंजाबी और बिहारी बोलियां आज भी अपने अपने इलाकों की जिंदा ज़ुबानें हैं, लेकिन चूंकि इनमें से किसी को भी अदबी मर्तबा हासिल नहीं, इसलिए आज से 200 साल बाद के मुहक्किक को इन ज़बानों के इलाकों में भी सिर्फ अदबी ज़ुबान उर्दू या हिंदी के नमूने मिल सकेंगे। क्या इस वक्त ये तरीक़ इस्तदलाल सही होगा कि चूँकि खड़ी बोली इतनी वसी इलाके में बोली जाती थी, इसलिए इस इलाके की तमाम बोलियां ज़रूर है कि इसी से निकली होंगी। यहाँ यह भी जहन में रखना ज़रूरी है कि अदबी खड़ी बोली को आज जितना अरूज हासिल है, हिंदुस्तान की किसी ज़ुबान को वो किसी ज़माने में हासिल न था। इसके बावजूद खड़ी बोली अभी तक कतई नज़र शहर और कस्बात के मकामी बोलियों की जगह नहीं ले सकी है। दरअसल ज़ुबान का जो नक्शा आज है वही आज से 800 बरस पहले था, और वही आज से 1800 बरस पहले प्राकृतों का तुलू भी था।
यानी सूबाई और मकामी बोलियों की कसरत के दरमियान एक अदबी ज़ुबान की वहदत, ये लिसानी नक्शा सियासी उलटफेर के साथ बदलता रहा। आर्यों के दाखिला हिंदुस्तान 1500 कबल मसीह से लेकर मुसलमानों के दाखिला हिंदुस्तान 1000 ईस्वी तक की तारीख मुख्तलिफ सल्तनतों के बनने और बिगड़ने की एक तवील दास्तान है। जिस इलाके के लोग हुकूमत कायम करने में कामयाब हो जाते हैं, इस इलाके की बोली आनन फानन शाही सरपरस्ती में हिंदुस्तान की मौयारी ज़ुबान की हैसियत से फैल जाती है थी। अशोक का अहद अर्ध मगधही प्राकृत के उरूज का ज़माना था, जिसने मगरबी हिंदुस्तान की तमाम प्राकृतों को मुतासिर किया। हर्षवर्धन और राजपूतों की फतवाहत के ज़रिए दुआबा की ज़ुबान सर उठाती है और पहले शोरसिनी अभ्रंश और बाद को ब्रिज भाषा की शक्ल में सारे शुमाली हिंदुस्तान की मानी हुई अदबी ज़ुबान बन जाती है। आज भी इसी दुआबा की एक बोली यानी खड़ी बोली हिंदुस्तान की लिंगुआ फ्रैंका बनी हुई है, जो यकीनन इस तारीखी हादसा का तफैल है कि मुसलमानों ने दिल्ली को अपना दारुल सल्तनत बनाया। अगले एपिसोड में जिक्र होगा दूसरा बाब, हिंदुस्तान की जदीद आर्याई ज़ुबानें यानी जदीद आर्याई ज़ुबानों की गिरोहबंदी। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।